हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और कैसे हो आप सभी लोग बच्चों? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ठीक होंगे। ठीक है, तो चलिए केमिकल काइनेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं आज, जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो फिर भी हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे इसको यहाँ पर। तो सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे बच्चों, क्या एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या मतलब हुआ इसका? है एक्टिवेशन एनर्जी, इट मींस एनर्जी जो चाहिए किसके लिए? एक्टिवेट करने के लिए। किसी मॉलिक्यूल को, किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आपको पहले थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद आपको मैं इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पता ही है आपको थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर थ्योरेटिकल है बीएससी का। ठीक है, तो चलिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है मैं आपको समझाता हूं पहले। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, क्या है? एक रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस AB। ये कोई रिएक्शन है देखो मेरे पास। ठीक है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है भाई, ये भी स्टेबल चीज होगी तभी रुकी हुई है, ये भी स्टेबल होगा। लेकिन जब इनको आपस में रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या होगा ना, इनके बीच में कोलिजन्स वगैरह होंगे, इनके मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, एनर्जी पैदा होगी, ये बॉन्ड्स यहां से क्या होंगे? टूट जाएंगे। और जब बॉन्ड्स एक बार टूट जाएंगे ना, तो जरूरी नहीं कि फिर रिकम्बाइन हो जाए, वो वैसे ही दोबारा बन जाए। वो देखेंगे अब अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ है। अब उसको लगता है कि जब एक बार बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो उसको लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है, ए बी के साथ ज्यादा स्टेबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, वैसे ये भी ए बी के साथ। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। और अगर बाई चांस ये चीज अनस्टेबल है, ये पहले वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, है ना। तो कहने का मतलब छोड़ो, सब मतलब यह है कि जब भी आपको कोई रिएक्शन करवानी होती है तो उस रिएक्शन का जो पहला स्टेप होता है बच्चों, वो क्या होता है? पुराने बॉन्ड्स की ब्रेकिंग। और किसी भी बॉन्ड को, स्टेबल बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो देखो एनर्जी लगेगी ना आपको, है ना। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, जो भी कुछ बनेगा, वो सब बाद में बनेगा। कब? जब ये पुराने वाले बॉन्ड्स क्या होंगे? ब्रेक होंगे, ये वाले बॉन्ड्स, ये वाले बॉन्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। और उसके लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी, क्योंकि वो एक एंडोथर्मिक स्टेप है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे क्या हो? रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटे। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्राफ बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आपको पता है कि और यहां क्या बच्चों बढ़ रहा है? एनर्जी। ये क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, रिएक्शन की प्रोसेस को दिखा रहे हैं, प्रोसीडिंग को दिखा रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी यहां पर है। आपको पता है एक रिएक्शन है, ए से बनना है प्रोडक्ट पी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑटोमेटिकली हो रही है, आपको कुछ नहीं करना। इसका मतलब यह है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना, उसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है रिएक्टेंट से, इसीलिए रिएक्शन ऑटोमेटिकली ऐसे चले जाती है। सही बात है क्या? है ना। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब समझते हो ना, एनर्जी कम। एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यस, एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपको पता है कि अगर इसकी एनर्जी ग्राफ में कोई चीज ऊपर है तो उसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है। और मैं क्या करूं? अब मैं प्रोडक्ट को बना रहा हूं। प्रोडक्ट कहां बनाना चाहिए आपके हिसाब से? रिएक्टेंट से ऊपर या नीचे? कहोगे सर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट से ना, तो कहां बना दूं उसको? इससे नीचे बना देता हूं। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ग्राफ है, एनर्जी ग्राफ है किसका? रिएक्शन का। लेकिन एक बात और समझिए, मैंने आपको क्या समझाया? जैसे हमारे पास ए है, ये 2A में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, जब ये रिएक्शन यहां से यहां जाएगी तो पहला स्टेप क्या होगा? बॉन्ड की ब्रेकिंग। और कोई स्टेबल बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एक एंडोथर्मिक स्टेप हो जाएगा। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने से पहले डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, वो पहले क्या करेगा? हाई एनर्जी में जाएगा। जैसे देखा ना, पहले डायरेक्ट नहीं चेंज हुआ, पहले उसके बॉन्ड टूटे, और बॉन्ड टूटने का मतलब उसको एनर्जी दी, उसकी एनर्जी बढ़ी, उसके बाद जाके फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। वो बात अलग है, प्रोडक्ट की एनर्जी इससे भी बहुत कम है। देखो ना, इसके नीचे बना रखा है मैंने प्रोडक्ट। समझ में आया? लेकिन कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट यहां से यहां कन्वर्ट नहीं होगा, ये पहले बच्चों कहां जाएगा? हाई एनर्जी में जाएगा, उसके बाद जाके यहां आएगा। ऐसा कुछ ग्राफ निकल के आएगा।
अब जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं, अब एक थ्योरी पढ़ेंगे एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है। वहां आप देखोगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, क्या जो भी है। तो कहने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले इस हाई एनर्जी बैरियर से क्रॉस होके आना पड़ेगा। जिन रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है यहां तक जाने की, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अभी जो लास्ट क्लास में हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी वो भी मैं इससे एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी। तो देखिए क्या होगा, अब ये जो एनर्जी है, अब देखो एनर्जी गैप देखो आप कितना है, ये है एनर्जी गैप, दिस इज द एनर्जी गैप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। कहते हैं भाई रिएक्टेंट के पास अगर एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब इतनी एनर्जी है जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, मतलब इस एनर्जी बैरियर को पार करेगा तब जाके वो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, अब आप याद करो अपनी थ्योरी को, ठीक है। जो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी थी कोलिजन थ्योरी, हम कहते थे ना कि दो टाइप की कोलिजन्स होती हैं, जो टक्कर है वो दो टाइप की है। एक तो कौन सी होती थी, इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स वो जो इतनी एनर्जी पैदा करती थी कि जिससे क्या हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो कैसे है वो इतनी एनर्जी, वो यही एनर्जी है एक्चुअली में, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। लेट अस सपोज एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कितना है, 100 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। ये इतनी एनर्जी वैल्यू है 100 किलो जूल। तो अब आपके पास क्या होगा, दो मॉलिक्यूल आए ए बी बी, और ये आपस में क्या हुआ, कोलाइड करे, ठीक है। कोलिजन हुई और इतना स्ट्रॉन्ग कोलिजन हुई कि इनके बीच के बॉन्ड टूट गए, और टूटने के बाद ही क्या हो गए, ट्वाइस ऑफ ए बी में कन्वर्ट हो गए। इट मींस जब ये आपस में कोलिजन इनका हुआ तो इतनी एनर्जी पैदा हुई, कितनी, मिनिमम 100 किलो जूल, इससे ऊपर भी हो सकती है लेकिन इतनी तो हुई है, तभी जाके वो क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेट अस सपोज ये आपस में टकराए, दूसरा केस टकराए, लेकिन 80 किलो जूल पर मोल ही एनर्जी पैदा कर पाए, ठीक है। 80 किलो जूल पर मोल एनर्जी इनिशिएट हुई, तो क्या वो एनर्जी सफिशिएंट है इस बैरियर को पार करने के लिए? तो नहीं नहीं सर, क्योंकि बैरियर कितने का है, 100 किलो जूल का है, और एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, 80 किलो जूल। 80, 90, 95, 98, 98 कहीं तक भी हो, लेकिन 100 किलो जूल जब तक नहीं होगी तब तक वो एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाएंगे, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आई बात, नहीं आई? बोलो यार, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स। ये कोलिजन्स हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है, ये बेकार कोलिजन्स हैं, टकरा तो रहे हैं लेकिन 100 किलो जूल एनर्जी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। समझ में आया? तो जिन मॉलिक्यूल से टकराने से, कोलिजन से 100 किलो जूल एनर्जी पैदा हुई, वही इस एनर्जी बैरियर को पार कर पाए और वही क्या हुए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी से एनर्जी बैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? अब इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे अपन लोग। पहले आप मुझे बताएं, आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आई या नहीं आई, बोलो, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी यही था बच्चों, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को टकराने के बाद इतनी एनर्जी एटलीस्ट पैदा हो जिससे कि पुराने बॉन्ड टूटे और तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। बाकी मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं इसका। अच्छा एक बात और, अब नॉर्मल तो नहीं हो पा रहे थे, आपस में कोलिजन से इतनी एनर्जी पैदा नहीं हुई, 100 किलो जूल तक, 80 तक ही हुई। लेट अस सपोज हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या करा, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। आपको पता है लास्ट क्लासेस में आपने देखा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, स्पीड से मॉलिक्यूल दौड़ना भागना शुरू करते हैं, और जब टकराते हैं, जब दो गाड़ियां जितनी ज्यादा स्पीड से टकराएंगी उतनी ज्यादा टूट फूट होगी, नहीं होगी बताओ? तो मॉलिक्यूल में जब काइनेटिक एनर्जी आती है ना, तो जब वो उनका कोलिजन होता है ना, तो एनर्जी ज्यादा क्रिएट होती है, बहुत स्पीड से टकराते हैं वो मॉलिक्यूल, तो ज्यादा टूट फूट होती है, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने में? क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो आपस में टकराते हैं, ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं, हो सकता है 100 से ऊपर पहुंच जाए, और फिर ये क्या कर जाए, प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाए। यहां पर आपको दिख रहा है अगर, तो मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, शायद मैं पिछली क्लासेस में आपको बताना भूल गया था, ठीक है। कौन सा ग्राफ है ये हमारा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का और टेम्परेचर का। तो जैसे मेरा एक ग्राफ ऐसा आया था, याद है आपको, ऐसा इस तरीके से, यहां पर दिख रहे नहीं दिख रहे, पहले ये बताइए, ठीक है, विजिबल है, ठीक है। एक ग्राफ बच्चों मेरा ये आया, सपोज ये टेम्परेचर T1 में आया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ा के T2 कर दिया। अच्छा, अभी मेरा जो एनर्जी वो है ना, एरिया, यहां पर मेरा क्या है, ये एनर्जी का बैरियर है, इसी को मैं एक्टिवेशन एनर्जी लिख दिया, चलो यहां पर, ठीक है। ये एनर्जी बैरियर है, जिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की इससे ज्यादा एनर्जी होगी, वही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब हम कहते हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कैसे बढ़ जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाता है, तो उसका ग्राफ देखो कैसा आता है।
जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा के T2 करेंगे ना, ये देखो, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। क्या मतलब हुआ, आपको दिख रहा है ये T1 था और ये टेम्परेचर T2 था, और ये T2 है कितना, T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, पहले तो ये एरिया था, ये उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एरिया है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या है, रिएक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर T2 बढ़ाया तो देख रहे हो ये एरिया क्या हुआ, बढ़ गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है वो भी क्या हो गई है, जस्ट डबल हो गई है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इस तरीके से क्या हो जाता है, ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, आप चाहो तो बच्चों को बना सकते हो। लास्ट क्लास में आपको बताना भूल गया था मैं, टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन जगह वेरिएशन जब बताया था मैंने, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपके। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स को रिक्वायर्ड होती है काय के लिए, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। समझ में आया? चलिए, तो ऐसा करते हैं, अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं। लिखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लिख देता हूं मैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मैं इसको ऐसा करता हूं, पहले पूरा लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि टाइम लग जाएगा, अदरवाइज लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग नोट कर लेंगे। देखो बच्चों, तो ये रही हमारी डेफिनेशन। क्या लिखा है, देखो मैंने यहां पर लिखा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to reacted molecules for occurring a reaction is called activation energy। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिक्वायर होती है किसी रिएक्शन को करने के लिए, हम उसको क्या बोल देते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसकी डेफिनेशन। अब देखो क्या लिखा है मैंने, ओनली द मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड विद द काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब इतनी स्पीड से टकराए जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा ऊपर पहुंच जाए, ग्राफ एनर्जी, तो क्या हो जाता है, वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आर एबल टू क्रॉस एनर्जी बैरियर। वो तो उस एनर्जी बैरियर के ग्राफ को क्रॉस कर देंगे। देखो ना यहां पर अगर दिख रहा है तो ऐसा था ना, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एनर्जी है, और ये क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये एनर्जी का ग्राफ है बच्चों। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स इतनी काइनेटिक एनर्जी से टकराए कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ बैरियर को क्रॉस कर लें इस तरीके से, तब तो क्या होंगे, वो रिएक्टेंट कहां होगा, कन्वर्ट, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपके पास अगर बाय चांस मॉलिक्यूल कोलाइड तो हुए, लेकिन इतनी एनर्जी तो हुई नहीं उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, इससे थोड़ा डाउन है, तो वो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि दो टाइप की कोलिजन्स होती है, इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स। अगर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पैदा कर रहा है, बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तो क्या होगा, कौन सी कोलिजन होगी, वो एक्टिवेशन, सॉरी कौन सी कोलिजन होगी बच्चों, एक्टिव कोलिजन्स होंगी, इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी से डाउन आ जाएगा, इतनी एनर्जी पैदा नहीं हुई कि पुराने बॉन्ड टूटे, प्रोडक्ट बने, मतलब इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये लिखा है देखो, द मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद काइनेटिक एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी, देन दीज मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिएक्ट एंड कैन नॉट फॉर्म प्रोडक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स बोल देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आप इसको छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे। हालांकि मैंने छोटा सा क्या, आप थोड़ा साइड में बड़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बच्चों ना? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब हम जब क्या करते हैं, कैटलिस्ट का इफेक्ट देखते हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा डाउन कर देता है। तो जो मॉलिक्यूल्स पहले नहीं कर पा रहे थे क्रॉस, वो भी अब करना कर देते, स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। खैर उसको हम जब कैटलिस्ट वगैरह पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? ठीक है, इसको नोट करेंगे आज के लिए, फिर नए लेक्चर में मिलते हैं बच्चों।